कर दिया मैंने ऑन। बाहर जाके बोलिए कुछ कर दिया। आई आवाज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ गई आवाज। ये आवाज कैसे आ रही है? हाँ? कैसे आएगी? थैंक यू सुनीत। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। प्रीति, दीपांकर, विनीत चुग जी, हाँ जी आ गए। भूपेंद्र, सुनीत, ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अरे आज थोड़ा सा मेरी जो बाइक थी वो पंचर हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जय हिंद भाई। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पार्ट देखा था वो कैटालिटिक साइकिल्स हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने हाइड्रोफॉर्माइलेशन देख लिया था, सिंथेटिक गैसोलीन देख लिया था, वाटर गैस स्विफ्ट रिएक्शन देख लिए थे, इसके अलावा जेगलर नाटा देख लिया था, और हम लोगों ने बस शायद यही साइकिल्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, और एक मेथनॉल कार्बोनाइलेशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पहली वेकर्स प्रोसेस है, और उसके बाद में हाइड्रोजनेशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो अपना पार्ट आएगा वो पार्ट अपना क्या आ जाएगा, फेरोसीन, और फेरोसीन के साथ में ही उसका जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्पेक्ट्रा से रिलेटेड वो वाले डिस्कस कर लेंगे, और आपका जो एएमसी वो पूरा हो जाएगा। आपको आज मुबारकबाद दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में केवल और केवल कपलिंग रिएक्शन बचेंगे, जो हम लोग नेम रिएक्शन के साथ में क्या करेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस अब ये खत्म होने वाला है आपका। तो आज की अगर सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग वेकर्स प्रोसेस की बात करेंगे। अगर मैं वेकर्स प्रोसेस की बात करता हूं तो वेकर्स प्रोसेस में अपने पास में क्या होता है, अगर आपको कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे रखी है और वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पक्का ही क्या होनी चाहिए, टर्मिनल एल्कीन्स होनी चाहिए। तो टर्मिनल एल्कीन अगर आपके पास में होगी, उसके ऊपर आप अगर वेकर्स का रिएजेंट डालते हैं तो उन कंडीशंस में जो प्रोडक्ट बन के आता है वो प्रोडक्ट जो होता है वो अपने पास में मिथाइल कीटोन होता है। क्या जनरेट होता है? मिथाइल कीटोन जनरेट होता है। तो ये प्रोसेस होती है किसके लिए? मिथाइल कीटोन जनरेट करवाने के लिए। कीटोन जनरेट करवाने के लिए कैसे होती है, आइए जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि मैं सिमेट्रिकल एल्कीन सबसे पहले लेके चलता हूं कि ये मेरे पास में CH2 है। तो जैसे इसके ऊपर डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम लोग इसके ऊपर क्या डालते हैं, PdCl4 2 नेगेटिव, साथ में दूसरा रिएजेंट क्या लेंगे, CuCl2, और क्या ले लेंगे, H2 ले लेंगे। तो जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन के बाद में एक टर्मिनल के ऊपर हाइड्रोजन आ जाता है और दूसरे के ऊपर OH आ जाएगा। मतलब ऐसे कुछ इस टाइप से OH आएगा और वो फाइनल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट आपके पास में बना है ये वेकर्स प्रोसेस की वजह से बनता है, और इसको बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन का नाम दे देंगे अगर इसके ऊपर कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप लगा होगा। जैसे आप हमेशा इथीन तो ले नहीं सकते, कोई भी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके चलें, मान लीजिए इसके ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगे हो तो एक पार्ट पक्का ही क्या बनता है, मिथाइल कीटोन का बनता है।
समझेंगे कैसे सारी की सारी रिएक्शनें होते हैं, पूरी डिटेल में जानेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जब आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर एल्कीन के ऊपर क्या डालते हैं, H2O की प्रेजेंस में जब आप ये वाली कैटालिटिक कंडीशंस लेके चलते हैं तो उन कंडीशंस में PdCl4 था, PdCl4 डालेंगे, PdCl4 2 नेगेटिव, तो यहां से आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड यहां पे H प्लस में क्या जनरेट हो जाएगा, PD जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। ठीक है, किस में आ जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा जब ये पूरी कैटालिटिक साइकिल चलेगी। तो देखो, जो सेकंड स्टेप में अपने पास में जो कॉपर होता है, कॉपर का काम क्या होता है, इस PD0 को फिर से इसके साथ में CuCl2, इसके साथ में बाहर HCl निकलता है और Cl नेगेटिव निकलते हैं। उन HCl प्लस Cl नेगेटिव के साथ में कंबाइन करके CuCl2 इसको फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, PdCl4 2 नेगेटिव के अंदर। और ये वाला जो CuCl था आपका, ये CuCl2 था, वो CuCl में चला जाएगा। फिर से इस CuCl2 को फिर से CuCl को CuCl2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, डाइऑक्सीजन लेके चलते हैं, जो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CuCl2 में कन्वर्ट कर देगा। और साथ में यहाँ पे आपके पास में मतलब इस प्रोसेस में HCl भी रहा होगा, HCl भी रहा होगा, और जो HCl रहा होगा वो फिर से किस में हो जाएगा, यहाँ पे H2O क्या होने लग जाएगा, आपका जनरेट होने लग जाएगा। ये ऑक्सीजन था, HCl था, CuCl2 था, H2O क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे जनरेट होने लग जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं, इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं कैसे कैटालिटिक साइकिल से चलता है। आपको इसकी कैटालिटिक साइकिल पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इनिशियली आपके पास में PD Cl Cl और Cl, इसके ऊपर कितना चार्ज था, 2 नेगेटिव चार्ज था। जब इसके ऊपर क्या होगा, एल्कीन का कोऑर्डिनेशन होगा, कैटालिटिक साइकिल बना रहा हूं मैं, सबसे पहले एल्कीन आएगी और एल्कीन इसके साथ में ज्वाइन हो जाएगी, कोऑर्डिनेट करेगी। जैसे एल्कीन कोऑर्डिनेट करेगी तो PD यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, Cl आ जाएगा, Cl आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 1 नेगेटिव, क्योंकि एक Cl नेगेटिव क्या निकल चुका है, बाहर निकल चुका है। फिर से देखिएगा, इतना होने के बाद में इसके ऊपर आके क्या करेगा, H2O आके अटैक कर देगा, इसके ऊपर H2O क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे इस रिएक्शन के अंदर हम लोग H2O डालेंगे तो H2O आएगा, इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा, ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही शिफ्ट होगा तो PD Cl 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 था, नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, यहाँ पे अटैक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएंगे, तो यहां से डबल बॉन्ड, इसके ऊपर OH2 पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास में कुछ ऐसी स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। अब देखो, यहां से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, बोलो यार, यहां से क्या करेगा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। फिर से देखना, इस पोजीशन के ऊपर अटैक हुआ है, कुछ इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगी। फिर से यहाँ पे क्या होंगे, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे। यहां से देखना, ये वाला जो हाइड्रोजन था, H2 ने अटैक करने के बाद में इस पोजीशन के ऊपर 2 हाइड्रोजन थे, तो यहां से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे, और एक Cl यहां से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही ये वाला H यहां पे पहुंचेगा, मेटल से ऐसे दिखाएं इसको कुछ इस टाइप से, कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में पहुंचे और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर पहुंचेगा, तो साइमल्टेनियसली एक Cl को यहां से डिसोसिएट होना पड़ेगा। जब Cl डिसोसिएट होगा तो PD हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, इसके पास में एक H पॉजिटिव को बाहर निकाल दें, तो देखो एक Cl बाहर निकल रहा है, एक H पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, तो ओवरऑल आपका HCl क्या हो जाएगा, यहां से रिलीज हो जाएगा। जब एक Cl और नेगेटिव बाहर निकल जाएगा तो ये स्पीसीज कैसी बन जाएगी, न्यूट्रल बन जाएगी। Cl इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो हट जाएगा, और इस वाली पोजीशन के ऊपर में क्या आ जाएंगे, H आ जाएंगे। अब देखना, ये वाला जो हाइड्रोजन है आपके पास में, ये फिर से क्या दिखाता है, यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन दिखाता है। फिर से ये क्या दिखाएगा, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन दिखाएगा। अच्छे से देखते चलना, फिर से Cl नेगेटिव की एंट्री होगी इसके अंदर, और जैसे Cl नेगेटिव एंटर करेगा, ये माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन दिखाएगा। ये इस टर्मिनल के ऊपर अटैक करेगा, और ये फिर से PD के साथ में ज्वाइन हो जाता है इस सेंटर से। जैसे ज्वाइन होगा तो PD था, हाइड्रोजन निकला है, उस हाइड्रोजन की जगह पे Cl आ गया, Cl था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे
देखो इस सेंटर से कनेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर एक OH पहले से था, इस पोजीशन पे H2 ने अटैक किया है, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन और आ गया। अब देखो इसके रेफरेंस में आपको, इसके रेफरेंस में देखें, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो ये बीटा हाइड्रोजन होगा, बोलो यार बीटा हाइड्रोजन होगा, तो फिर से क्या होंगी, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी। और जैसे ही बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इसमें से क्या निकल जाएगा, देखना इस स्टेप से इस स्टेप में जाने पे, ये वाली कहानियां मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, यहां की कहानियां मैं आगे लिख रहा हूं। तो देखो एक तो क्या जनरेट हो जाएगा, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे और Cl यहां से बाहर निकल जाएगा। तो एक तो यहां से Cl बाहर निकला है, दूसरा ये वाले जैसे कुछ इस टाइप से कनेक्ट हुए तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोलो यार इस पोजीशन के ऊपर क्या था, हाइड्रोजन था, तो यहां पे आपके पास में एक कीटोन जनरेट हो रहा है। देखो यहां से क्या जनरेट हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड आ रहा है और एक H है। तो इस स्टेप में यहां से जो बाहर निकलने वाली स्पीसीज होगी वो CH3 C डबल बॉन्ड OH आएगा। ठीक है, एक तो ये बाहर निकल जाएगा, दूसरा आपका यहां से क्या निकलेगा, PDCl आएगा और इसके ऊपर क्या था, एक हाइड्रोजन आ जाएगा और फिर से क्या बच जाएगा, देखना यहां पे ये Cl बाहर निकला था, ये वाला इसके साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, कुछ इस टाइप से दिखाना। पहले स्टेप में डबल बॉन्ड O, यहां पे हाइड्रोजन था, मेथिल था, कुछ इस टाइप की स्पीसीज जनरेट होगी। फिर से क्या करेंगे आप, जब इसके अंदर Cl की एंट्री फिर से होगी, फिर से ये वाला पार्ट हट जाएगा और जैसे Cl अंदर जाएगा ये Cl में आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस स्टेप के बाद में रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। इस रिडक्टिव में एक तो HCl बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है, दूसरा ये दोनों Cl बाहर निकल जाते हैं Cl नेगेटिव की फॉर्म में, और ये जो PD होता है वो PD जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। जो PD जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, ये PD क्या करेगा, PD जीरो क्या करेगा, यहां से जैसे इसके ऊपर हम लोग कॉपर डालेंगे, जैसे इसके ऊपर कॉपर डालेंगे CuCl2, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस यहां पे Cl नेगेटिव थे, फिर से इसके साथ में गेन करके यहां से PdCl4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपका क्या जनरेट होगा, CuCl। उस CuCl में क्या होगा, देखो CuCl यहां पे जनरेट हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर HCl पड़ा हुआ है और आपने क्या डाली है इसके अंदर, इसके अंदर आपने डाला है यहां पे दूसरा एक सब्सटेंट और डाला था, ऑक्सीजन। ठीक है, तो O2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपने दी है, वो फिर से इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, CuCl2 प्लस H2O में कन्वर्ट कर देगी। तो कुछ इस टाइप से क्या चलती है, पूरी की पूरी ये रिएक्शन चलती है। इस रिएक्शन में आपको दो कहानियां पक्की ही बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अंदर 2 बार बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। देखो पहली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जब H2O का अटैक होता है उसके बाद होती है, तो ये पहली क्या थी, फर्स्ट बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होती है पहली। उसके बाद में फिर से देखो ये वाला हाइड्रोजन यहां पे इसके ऊपर माइग्रेट कर रहा है, तो इस स्टेप में आपके पास में क्या होंगे, 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगी। बोलो यार ये हाइड्रोजन इसके ऊपर एल्कीन के ऊपर माइग्रेट कर रहा है, और जब एल्कीन के ऊपर माइग्रेट करेंगे तो क्या होता है, 1,2 अपने पास में माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होती है। उसके बाद में देखो फिर से इस स्टेप में क्या हो रही है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो देखो अब ये स्टेप कटा हुआ है यहां से, क्योंकि ये स्टेप इस पेज पे आ नहीं पाया था, तो ये स्टेप यहां पे चला गया। जब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हुई तो एक H था, डबल बॉन्ड HCH3 Cl जनरेट हुआ, यहां से ये बाहर निकलेगा, Cl नेगेटिव इसके साथ में इंटरेक्शंस करेगा, जैसे Cl नेगेटिव इंटरेक्शन करेगा तो आपका एक तो प्रोडक्ट क्या जनरेट
हेलो, आवाज आ गई है आप लोगों के पास? बस अब ये खत्म हो गया, महासमुंदर नहीं है। ऐसी तो कोई बात नहीं है शालिनी, महासमुंदर कहाँ है? बहुत नॉर्मल चीज सी है। नंबर भी तो 30 देगी। ओके, क्या आप सब लोग यही हैं? ओके, आ गई है शायद। ओके, हाँ, बस उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और उसके अलावा कुछ ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। सूर्यांश जैसे मैंने करवाए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हीं पे ध्यान दीजिए। कॉपी फर्स्ट, कॉपी फर्स्ट। उसके बाद जब भी टाइम मिले क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन लगा के ही आपके क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अच्छे निखरेंगे। तो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा डालिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वेकर्स प्रोसेस की मैकेनिज्म को देख लिया, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर आपको वेकर्स प्रोसेस दे रखी है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है आपको, वो मैं बताता हूं। जैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, ठीक है। बोर्ड पे देखना, मैं मान लीजिए इसको हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, यहां पे डिटीरियम कर लेता हूं मैं CD। जब आप इसका प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो इसके ऊपर आपने क्या डाला, PdCl4 डाला, इस 2 नेगेटिव, इसके ऊपर CuCl2 डाला, H2O डाला और आपने O2 डाल दिया है। अगर आपने ऐसी कंडीशनें ली हैं तो उन कंडीशंस में होता क्या है कि आप तो ऐसे सोचते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या बन जाना चाहिए, एक मिथाइल कीटोन बनना चाहिए। अगर आप मिथाइल कीटोन लेके जाएंगे तो यहां पे ड्यूटेरियम था, डबल बॉन्ड था, इस पोर्शन पे आपको हाइड्रोजन लगाना है। बोलो यार, इसको मैं जैसे ऐसे कर लेता हूं तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। मान लीजिए कि R ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मिथाइल कीटोन बनाने के लिए RC डबल बॉन्ड OCH3, आप ये वाला प्रोडक्ट क्या करवा देंगे, जो भी एल्कीन वाला पार्ट है उसका बीच वाले को डबल बॉन्ड O लगा देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, और बगल वाले के ऊपर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। ये कंडीशनें सही होती जब मैं यहां पे हाइड्रोजन लेके चलता, लेकिन ये कंडीशनें गलत हो जाती हैं जब मैं यहां पे ड्यूटेरियम लेके चलता हूं। ये प्रोडक्ट इस केस में आइसोलेट नहीं होता है। यहां पे जो प्रोडक्ट आइसोलेट होता है वो प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड O CH2D। आप ऐसा नहीं कर देंगे। देखो, जब आप कभी भी रिएक्शन करवाएंगे तो उस रिएक्शन में आपको क्या करवाना है कि इस पोजीशन के ऊपर जो ड्यूटेरियम होगा, वो ड्यूटेरियम जब आप प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो उस प्रोडक्ट में इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाता है। इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। देखिए मैकेनिज्म में देखना, देखो हम लोगों ने ये वाला प्रोटॉन निकाला था और इस वाले प्रोटॉन को देखो हम लोगों ने इस वाली पोजीशन के ऊपर माइग्रेट करवाया है। अगर यहां पे लगा हुआ प्रोटॉन डिफरेंट होगा किससे, ये वाला प्रोटॉन अगर डिफरेंट होगा, मान लो ड्यूटेरियम होगा, तो फिर इस पोजीशन के ऊपर कौन आएगा, ड्यूटेरियम आएगा। हाइड्रोजन ये मत कर देना कि OH लगा के उसको टोटोमराइज कर देंगे, वो कंडीशनें गलत हो जाएंगी। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको समझना। ये अपनी मैकेनिज्म का पार्ट था, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा देखना, आप इसको जब कभी भी इससे प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो आप डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए इस प्रोसेस में तो यहां पे H2O दे रखा था, तो आप सिंपल क्या करेंगे, अगर ऐसी कभी भी कंडीशनें आ जाएं तो उन कंडीशंस में आप प्रोडक्ट बना देंगे क्या, RCH, यहां पे CH था, इस पोजीशन के ऊपर, सॉरी H को D था ना, इस D को हटाएंगे, यहां से D को हटा के इस पोजीशन के ऊपर OH लगा देंगे, फिर से डबल बॉन्ड लेके आएंगे और डबल बॉन्ड लाने के बाद में इस पोजीशन के ऊपर CH2 आ जाएगा। लेकिन यहां पे कहानियां बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन फिर से होते थे, इसलिए एक बार और रिएक्शन क्या होती है, चलती है, इसलिए ओवरऑल प्रोडक्ट आप इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप H2O की जगह पे, अगर आप H2O की पोजीशन के जगह पे अगर आप कोई दूसरा रिएजेंट लेके चलते हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड OH लेके चल पड़ते हैं, ये एसिड ग्रुप लेके चल पड़ते हैं, तो इसके पास में केवल एक ही हाइड्रोजन है, H2O में 2 हाइड्रोजन थे, इसलिए ये आगे फर्दर रिएक्शन नहीं दिखाएगा, वो इतने ही प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। RCO AC आएगा, इसको O ऐसे भी लिख सकते हो आप,
C डबल बूंड OCH3, कुछ इस टाइप से लिख सकते हो। डबल बूंड क्या आ जाएगा CH2। इसके आगे रिएक्शनें नहीं चलेंगी। इसके आगे रिएक्शनें क्यों नहीं चलेंगी, जरा बोर्ड पे देखना। जो मैकेनिज्म की हम लोगों ने, देखो इसके ऊपर अटैक हुआ, इस पोर्शन पे जो आपका ऑक्सीजन, एसिड वाला ऑक्सीजन आके अटैक करेगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। फिर से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और वो बीटा हाइड्राइड माइग्रेट कर जाएगा, वो इस वाले सेंटर के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। जब उसके पास में सेकेंड टाइम पे हाइड्रोजन नहीं होगा, जब उसके पास सेकेंड टाइम पे हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो फिर क्या नहीं दिखाएगा, यहां से वो कौन सी रिएक्शन नहीं दिखाएगा, सेकेंड टाइम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। डायरेक्ट प्रोटेक्ट जो आपकी रिएक्शन होगी वो इसी पोर्शन के ऊपर रुक जाएगी, मतलब यहां से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इसी डायरेक्शन से हो जाएगा और आपका डबल बॉन्ड बन के रह जाएगा। मतलब इतना ही आपकी रिएक्शनें होंगी। तो यहां पे आपको किस बात का ध्यान रखना है, सॉरी यहां पे डिटीरियम जरूर कर लेना, इस पोर्शन के ऊपर डिटीरियम जरूर कर लेना, ठीक है। वो पता नहीं है, वो डिटीरियम भी आ जाता है और कभी कभी वहां पे हाइड्रोजन भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि दूसरी बार जब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो डिटीरियम भी निकल सकता है और हाइड्रोजन भी निकल सकता है। हाइड्रोजन के निकलने की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो कुछ आपका ऐसा प्रोडक्ट जनरेट होगा, ये फर्दर आगे कन्वर्ट नहीं होंगे टोटोमराइज्ड फॉर्म में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टोटोमराइज्ड फॉर्म में। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो उन कंडीशंस में आपको क्या करना है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन बताइएगा आप, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन बताइएगा, उससे आपको सारी कहानियां क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, यहां पे मेरे पास में CH3 CH2 C, इसके ऊपर यहाँ पे D है, डबल बॉन्ड CH2 है। मैं कहने से समझाता हूं अब आगे, ठीक है। देखिएगा इसके ऊपर मैंने डाल दिया है PdCl4 2 नेगेटिव, इसके ऊपर दूसरा है CuCl2 और यहां पे जो लिया है मैंने वो ले लिया है अल्कोहल ROH ले लिया है, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है यहां पे, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार, और मैं मैकेनिक्स से समझाता हूं और क्या ही करूं। क्या इतनी बात समझ में आई कि मैंने जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो भी लिखा है मैंने, क्या वो आपको समझ में आया है क्या? इसमें डायरेक्ट यहाँ पे आप हाइड्रोजन, ये H2 वाला हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, मतलब जो भी आपका इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन होगा वो इस पोर्शन के ऊपर माइग्रेट करता है। नहीं आया, आधे लोग गुल है, देखना एक बार, मैं मैकेनिक्स से समझाता हूं, देखना बोर्ड पे। सबसे पहले क्या होगा, PdCl था, Cl था, Cl था, Cl था, दिमाग नहीं लगा पाए, देखना इसके ऊपर डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, डिटीरियम है और एक R ग्रुप है, इसके ऊपर हाइड्रोजन थे, कुछ इस टाइप का इन्वायरमेंट था। अब क्या होगा, ये एल्कीन इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी तो PdCl आएगा, Cl आएगा, एल्कीन कोऑर्डिनेट की कुछ इस टाइप से, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक R लगा हुआ है और दूसरा क्या लगा हुआ है, डिटीरियम लगा हुआ है। Cl था और ओवरऑल के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखना यहां पे अगर बात की जाए तो आने वाला जो भी आपने जैसे अल्कोहल डाला है, तो वो अल्कोहल क्या करेगा, इसके जिस पोर्शन के ऊपर R ग्रुप लगा होता है उसी पोर्शन पे वो ऑलवेज अटैक करता है। जैसे वो इस वाले पोर्शन पे अटैक करेगा, ये खुलेगा, इस PD के ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो PdCl Cl Cl आएगा, यहां से CH2, यहां से CH2 से कनेक्ट हो रहा है, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है, CH2 C के ऊपर डिटीरियम लगा हुआ है, R लगा हुआ है और O R आ जाएगा, एक H यहां से बाहर निकाल दें। देखो यहां से एक तो Cl बाहर निकला होगा, बोलो यार जब इसने, अच्छा अगले स्टेप में निकलेगा तो यहां से H पॉजिटिव को हम लोग क्या करवा देंगे, रिलीज करवा देंगे। दूसरे स्टेप में देखना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहेगा, ठीक है, 2 नेगेटिव था। अब देखना फिर से यहां से क्या करवाएंगे आप, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करवाने के लिए अब यही प्रोटॉन तो अवेलेबल है, डिटीरियम ही तो अवेलेबल है, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा और ये मेटल के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब कुछ इस टाइप से आप डिटीरियम दिखा दें। जैसे ही ये वाला डिटीरियम पकड़ेगा, साइमल्टेनियसली Cl यहां से बाहर निकल जाएगा और जैसे ही Cl बाहर निकलेगा PdCl Cl हाइड्रोजन आ जाएगा और इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा, बोलो यार डबल बॉन्ड आएगा, और सॉरी हाइड्रोजन नहीं, डिटीरियम आएगा, डिटीरियम माइग्रेट किया है, डिटीरियम आएगा, साथ में यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड R था, OR था, कुछ इस टाइप से। अब देखो फिर से क्या होंगी, फिर से कौन सी कहानियां होंगी, यहां से ये वाला जो D है ये इस पोर्शन के ऊपर माइग्रेट करेगा
और जैसे ही माइग्रेट करेगा ये फिर से इसके अंदर क्या होंगी 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होंगी, और जैसे ही 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगी तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो PDCl, जो Cl बाहर गया था वो Cl फिर से अंदर आ जाएगा और यहां पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखना यहां पे आया, इस पोजीशन के ऊपर अटैक किया डी ने, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए, ये मेटल से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये मेटल से कनेक्ट होगा तो देखो यहां पे C था, इसके ऊपर OR था, फिर से इसके ऊपर R ग्रुप था, और इसके ऊपर क्या था, यहाँ पे क्या था, C था, इसके ऊपर डिटीरियम था, हाइड्रोजन था। देखो ये वाला डिटीरियम भी बाहर निकल सकता है, हाइड्रोजन भी बाहर निकल सकता है। हाइड्रोजन के निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होंगी क्योंकि हाइड्रोजन एक तो नंबर में ज्यादा है, दूसरा CH बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है किसके कंपैरिजन में, CD बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसलिए यहां से CH के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटीज होंगी वो ज्यादा होंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, ये मेटल के ऊपर पहुंच जाएगा, और जैसे ही मेटल के ऊपर पहुंचेगा तो D था, PD था, Cl था, ओवरऑल के ऊपर एक नेगेटिव था, नेगेटिव एज इट इज, और यहां से डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके ऊपर डिटीरियम था, हाइड्रोजन था, R था, और इसके ऊपर क्या था, OR था। अगर H2 अटैक करता तो इस R की जगह पे हाइड्रोजन होता, लेकिन किसने अटैक किया, अल्कोहल अटैक करेगा या कभी भी एसिड अटैक करेगा, तो इस पोजीशन के ऊपर कभी भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो पाएंगी, और जब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी तो ये आपका क्या बनेगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सा, डबल बॉन्ड के ऊपर DH, और कौन सा था, OR था, और क्या आ गया, R आ गया। इस केस में कोई भी मिथाइल कीटोन आपका जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आपने H2O नहीं लिया है, आपने क्या लिया है, आपने H2O नहीं लिया है, आपने कोई एसिड ग्रुप लिया है, आपने एसिड ग्रुप लिया है, ऐसा एसिड लिया है, अल्कोहल लिया है। ठीक है, H2O लोगे तो ही मिथाइल कीटोन बनेंगे, और उनमें भी ध्यान रखना ये वाला हाइड्रोजन जो होता है वो यहां पे माइग्रेट करता है। अब तो बता दो कितने लोगों को समझ में आया, अब तो बता दो कितने लोगों को समझ में आया। फिर से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी सुनीत, हाँ OH की जगह पे OR, बिल्कुल ठीक है। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे सारी कहानियों को। ठीक है, ये वेकर्स प्रोसेस पूरी हुई, और इसमें ज्यादा कुछ खास पूछता नहीं है, बीच वाले आइसोटॉपिक का ध्यान रखना बस। ठीक है, ये खत्म हो चुका है भाई। आइए अब हम लोग हाइड्रोजनेशन की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, देखना हाइड्रोजनेशन लास्ट कैटालिटिक साइकिल है अपनी, ये हाइड्रोजनेशन। अगर मैं हाइड्रोजनेशन की बात करता हूं तो हाइड्रोजनेशन में हम लोग क्या लेके चलते हैं, आप इनिशियली अगर आपके पास में कोई भी एल्कीन दे रखी है, जैसे कोई भी एल्कीन दे रखी है, तो उसका रिडक्शन आप दो टाइप से करवा सकते हैं। एक तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट ले सकते हैं जो ऑर्गेनिक में हम लोग खूब यूज करते हैं, जैसे H2PDC, H2PT। ठीक है, डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करवाने के लिए लिए जाता है, निकल भी लिया जाता है। दूसरा, आप होमोजीनियस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो उन कंडीशन में H2 लेके चलेंगे और इसके ऊपर क्या डाल देंगे, विंकिल्सन कैटलिस्ट डाल देंगे। जैसे ही विंकिल्सन कैटलिस्ट डालेंगे तो CH2 के ऊपर H आ जाएगा, CH2 के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा। कुछ इस टाइप से आपकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। जब भी कभी भी आपके पास में होमोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं, उनकी रेट जो होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन उनके साथ एक ही दिक्कत होती है, उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो होमोजेनाइज हो जाते हैं, मतलब मिक्सर के अंदर अच्छे से घुल मिल जाते हैं, तो उनको सेपरेशन में दिक्कत आती है, और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो जरा बोर्ड पे देखिएगा कैसे इनकी रिएक्शन चलेगी। अगर आप विंकिल्सन कैटलिस्ट की बात करते हैं तो रोडियम था, PPH3 होता है, इसके अलावा हाइड्रोजन होगा, सॉरी Cl होगा, इसके ऊपर PPH3 लगा होगा, और क्या लगा होगा, PPH3 लगा होगा। ये आपके पास में विंकिल्सन कैटलिस्ट होता है। जर्नली ये कहा जाता है जब वो 4 कोऑर्डिनेटेड साइट में होता है तो उसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो स्लो होती हैं इन कंपैरिजन ऑफ किसके, 3 वाले के। इसलिए क्यों 3 वाले के लिए क्यों होती हैं, क्योंकि जो फोस्फीन होता है वो फोस्फीन एक बहुत बड़ा लिगेंड होता है, और अगर बहुत बल्कि लिगेंड होगा तो फिर उसकी हिंड्रेंस जो होंगी वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। इसलिए सबसे पहले यहां पे एक PPH3 लिगेंड जो होता है वो डिसोसिएट होता है। जब वो डिसोसिएट होता है तो रोडियम
PPH3 और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl, एक ट्राइगोनल प्लेनर में जनरेट हो जाता है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि इससे रिएक्शनें जो चलती हैं वो फास्ट होती हैं, और कितनी फास्ट होती हैं, जब इससे रिएक्शन चलती है तो 10 की पावर 4 टाइम्स फास्ट होते हैं किसके कंपैरिजन में, इसकी रिएक्शन से। इसलिए पहले एक लिगेंड डिसोसिएट होता है PPH3, और ये आपके पास में ट्राइगोनल जो प्लेनर इंटरमीडिएट बना है वो इस रिएक्शन का क्या होता है, एक्टिव कैटलिस्ट कहलाता है। इस स्टेट में वो कैसा होता है, एक्टिव होता है, सबसे अच्छी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो जरा बोर्ड पे देखिएगा, जो आपका ट्राइगोनल प्लेनर बना है इसके साथ में सॉल्यूशन के अंदर कोई ना कोई सॉल्वेंट रहा होगा, तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसके साथ में आके चिपक जाता है, क्योंकि इसका काउंट कितना, जो रोडियम के अपने पास में कंपाउंड होते हैं वो जनरली 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं और वो 16 में स्टेबल होते हैं। तो PPH3 हिंड्रेंस क्रिएट होने की वजह से वहां से निकल जाता है, और छोटा लिगेंड जो आपने सॉल्वेंट लिया होगा, अल्कोहल लिया हो, आपने वाटर लिया हो, तो वो उसके ऊपर आगे क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। तो उन कंडीशंस में हम लोग क्या बोलेंगे, रोडियम था, इसके ऊपर PPH3 लगा हुआ था, Cl था, और क्या था, PPH3 था। ये किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट करेगा। सॉल्वेंट को मैंने बोल दिया है S, क्या बोल दिया है, S बोल दिया है, ठीक है। तो कैसा बना लेगा, रोडियम। अब देखो इसमें हमेशा जो बल्कि सबस्ट्रेंट होंगे, जो PPH3 होंगे, उनको पक्का ही कैसा लगा देंगे, ऑपोजिट लगा देंगे। ऐसा इस 4 में जो सेंटर वाली है उस ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग बना लेंगे। अब इस वाली स्टेट से होता क्या है कि यहां से इसके ऊपर H2 आना, सबसे पहले जो आपकी एक्टिव साइट जनरेट हुई है उस एक्टिव साइट के ऊपर हम लोग H2 गैस पास करवाते हैं। जैसे आप H2 पास करवाएंगे तो ये कैसा है, नॉन पोलर। बोलो यार कैसा है, नॉन पोलर है, ठीक है। अगर ये नॉन पोलर होगा तो इसके केस में कैसे एडिशन होंगे, सिस एडिशन होंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है, यहां पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, PPH3 जो थे उनको जस्ट अपोजिट में लगा दें, क्योंकि PPH3 कभी भी हमेशा ही अपोजिट रहेंगे, वो सिस नहीं आ सकते, क्योंकि हिंड्रेंसेस जो होंगी वो ज्यादा हो जाएंगी। यहां पे Cl आ गया और एक पोजीशन पे हम लोगों ने सॉल्वेंट लगा लिया है, तो आपका जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है वो कुछ इस टाइप का जनरेट हो जाएगा। देखना इसमें आपने एक तो H2 गैस पास की है, दूसरी क्या पास की है, एल्कीन पास की है। तो जब मैं इसके अंदर एल्कीन पास करता हूं, एल्कीन का एडिशन करेंगे तो वो एल्कीन किस में कन्वर्ट कर देगा, इसे रोडियम, इसके ऊपर हाइड्रोजन था, PPH3 था, फिर से PPH3 था, इसके ऊपर Cl था। सॉल्वेंट हटेगा और उस सॉल्वेंट की हटने के बाद में उस पोजीशन के ऊपर कौन आगे कोऑर्डिनेट कर लेगा, एल्कीन आगे कोऑर्डिनेट कर लेगा। एल्कीन कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। उसके बाद में देखें ये एल्कीन है, इसके साथ में ये वाला जो हाइड्रोजन है वो सिस होगा, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन अपवर्ड रहा होगा, ये वाला हाइड्रोजन नीचे रहा होगा। तो इस एल्कीन में और इसमें 90 डिग्री का एंगल होगा, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन दिखाएगा। ये हाइड्रोजन चलेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इस बॉन्ड से ये मेटल के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कनेक्ट होगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो दिखाई देगा, रोडियम, हाइड्रोजन। इस पोजीशन के ऊपर क्या आएंगी, वैकेंसीज आ जाएंगी कुछ इस टाइप से। 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ है, वैकेंसी आएगी। तो यहां पे PPH3 था, इसके बाद में एल्कीन के इस वाले टर्मिनल के ऊपर अटैक होगा तो CH2H था, सिंगल बॉन्ड CH2 से कनेक्ट हो जाएगा और इस पोजीशन के ऊपर Cl आ जाएगा। तो कुछ ऐसा इंटरमीडिएट आपके पास में जनरेट होगा। अब देखना इस इंटरमीडिएट के ऊपर फिर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आके चिपकेगा। तो मैं अगले पेज पे दिखा रहा हूं, अगले पेज पे दिखा रहा हूं मैं, देखिएगा इसके साथ में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आके चिपकेगा। अब देखना जब इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आके चिपकेगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो रखा होगा, पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। बोलो यार कैसा है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। और पेंटा कोऑर्डिनेटेड जर्नली क्या होते हैं, टीबीपी होते हैं। जर्नली क्या होते हैं, टीबीपी होते हैं। तो ये अपने अंदर क्या करेगा, आइसोमराइज कर लेगा, और आइसोमराइज करके ये जो हाइड्रोजन होगा और ये जो अल्काइल ग्रुप होगा वो सिस बन जाते हैं। जैसे सॉल्वेंट कोऑर्डिनेट करेगा
उस टाइम पे रोडियम क्या था, रोडियम था, इसके ऊपर हाइड्रोजन था, CH2 हाइड्रोजन, इसके अलावा PPH3 था, और एक क्या था अपने पास में, Cl था। ठीक है, एक Cl था, तो एक क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। सॉल्वेंट आए या ना आए उससे भी कोई लेना देना नहीं है, वरना देखो हम लोगों ने बोला था कि अगर कोई भी ऑक्टाहेड्रल होता है और उसकी हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं तो जर्नली वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड में चला जाता है। बोला था रिडक्टिव एलिमिनेशन के टाइम पे, तो वो पेंटावेलेंट में भी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा और वो हेक्सावेलेंट में भी। अगर सॉल्वेंट चिपक जाए या ना चिपके, दोनों कंडीशंस में यहां पे क्या होंगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी। और जब रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी तो आपका एल्केन बन के बाहर निकल जाएगा, और जो फिर से आपका एक्टिव कैटलिस्ट रोडियम PPH3 सॉल्वेंट और क्या Cl आ जाएगा, फिर से जनरेट हो जाएगा, प्लस आपकी क्या जनरेट हो जाएगी, CH3। देखो ये एल्कीन बनाने का क्या होता है, एल्केन बनाने का क्या होता है, तरीका होता है किससे, एल्कीन से। और ये स्टेप को हम लोग क्या बोल देंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। कितने लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आई, कितने लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आई? इससे रिलेटेड 2-4 बात कर लेंगे। हो क्या, ओके सुनीत, ठीक है। आइए, किसी को कोई भी क्वेश्चन आता है तो लिख सकता है, ठीक है। देखिएगा, इसमें अगर बात की जाए कि जब भी कभी भी आपको इनिशियल कैटलिस्ट दे रखा होगा रोडियम का, वो क्या तो क्या देता है, रोडियम का PPH3 और Cl दे देगा। या जो दूसरा कैटलिस्ट देता है रोडियम का, वो रोडियम का PPH3 CO और Cl देगा। ये दोनों ही कैटलिस्ट विंकिल्सन कैटलिस्ट कहलाएंगे, क्योंकि देखो जब भी आप रिएक्शन करवाने जाएंगे, जब भी ये हीट करेंगे तो यहां से एक PPH3 डिसोसिएट होगा, और इससे जब हम लोग रेडिएशन देंगे तो यहां से CO डिसोसिएट हो जाएगा। बोला था हम लोगों ने, जब कभी भी फ्लैश फोटोलिसिस करेंगे तो उन कंडीशंस में CO डिसोसिएट होता है, और आपके पास में दोनों ही कंडीशन में एक ही क्या जनरेट होगा, इंटरमीडिएट जनरेट होगा, जो आगे फर्दर रिएक्शन दिखाएगा, PPH3 Cl। तो ऐसा मत सोच लेना अगर PPH3 की जगह CO दे रखा है तो विंकिल्सन कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा, वो फिर से विंकिल्सन कैटलिस्ट का काम करेगा। इस केस में CO डिसोसिएट हो जाएगा और उसकी पोजीशन के ऊपर कौन लगेगा कि एल्कीन चिपक जाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। जनरली जब कभी भी आप हाइड्रोजनेशन करवाने जाते हैं तो उसमें आपको एल्कीन का खासा ध्यान रखना होता है। और एल्कीन से कहने का मतलब है मेरा कि जो भी आपके पास में एल्कीन होगी वो मेटल के साथ, पहला स्ट्रांगली कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहिए, दूसरा वो एल्कीन स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, स्टेरिकली हिंडर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, अगर मैं रोडियम लेके चलता हूं, अच्छे से देखना, इसके ऊपर PPH3 था, Cl था, और क्या था, PPH3 था, कुछ इस टाइप से बनाया था। अगर इसके ऊपर दो हाइड्रोजन लगे हुए, ऐसे हाइड्रोजन लगा हुआ है, जब कभी भी इसके ऊपर आपने एल्कीन कौन सी यूज की होगी, इथीन यूज की होगी, तो वो इथीन जो होती है वो रोडियम के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से इनकी हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग जर्नली कभी भी इथेन का यूज नहीं करते हैं हाइड्रोजनेशन करते टाइम पे।
इसलिए हमेशा सब्स्टिट्यूटेड इथीन्स क्या की जाती हैं, ली जाती हैं जब भी आप क्या करवाएंगे, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे विंकेल्सन कैटलिस्ट से, क्योंकि इसकी जो रेट होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से जो रेट होती है वो रेट बहुत स्लो हो जाती है, काफी दिन में रिएक्शन होती है, स्लो प्रोसेस हो जाती है, स्लो प्रोसेस हो जाती है, जिसकी वजह से रेट जो होती है वो डिक्रीज कर जाती हैं। इसलिए इथीन को जनरली अवॉइड किया जाता है हाइड्रोजनेशन करने के लिए। ये इसमें पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट सुनना, अगर आपके पास में क्या दे रखा है, एल्काइन दे रखा है, आपके पास में एल्काइन दे रखा है और आपको एल्कीन दे रखी है, तो हमेशा एल्काइन की जो रेट होती है वो ज्यादा होती है किससे, एल्कीन से। ये दोनों कैसी हैं, टर्मिनल हैं, ये दोनों कैसी हैं, टर्मिनल हैं। तो हमेशा एल्काइन की रेट ज्यादा होंगी किससे, एल्कीन से, जब भी आप हाइड्रोजनेशन के लिए जाएंगे। दूसरी ये हाइड्रोजनेशन की रेट है। दूसरी, अगर आपके पास में इंटरनल एल्कीन है, बोलो यार, इंटरनल एल्कीन है, और दूसरी आपके पास में कौन सी है, टर्मिनल एल्कीन है, तो हमेशा टर्मिनल एल्कीन की रेट ज्यादा होंगी, क्योंकि ये कैसी होगी, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगी, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगी, तो इसकी रेट हमेशा ज्यादा होंगी। तीसरी कहानी, अगर आपके पास में, तीसरी हो गई, फोर्थ देखना, अगर आपके पास में कैसी है, कॉन्जुगेटेड है, एक तो एल्कीन, कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, और दूसरी आपके पास में कौन सी है, आइसोलेटेड एल्कीन है। आइसोलेटेड एल्कीन्स हैं तो ऑलवेज आइसोलेटेड वालों की रेट ज्यादा होंगी। जैसे एक तो मेरे पास में ब्यूटाडाइईन है और दूसरा मेरे पास में क्या है, कुछ इस टाइप से ये वाली एल्कीन है, तो इसकी रेट हमेशा ज्यादा होंगी, क्योंकि ये कैसी है, कॉन्जुगेटेड है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स जो होंगे वो कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, इसलिए इनकी रेट क्या आएंगी, ज्यादा आ जाएंगी। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन करते टाइम में एल्कीन को सिलेक्ट करना। इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज बनाई जाती है, और वो सीरीज अपने पास में कैसी होती है, वो एल्कीन की रिएक्टिविटी की सीरीज होती है। किसकी होती है, एल्कीन की रिएक्टिविटी की सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। और वो सीरीज कैसे दिखाई देती है, जरा बोर्ड पे देखना, कभी भी डबल बॉन्ड के ऊपर अगर एक आर सब्स्टिट्यूटेड होगा तो उसकी रेट हमेशा कैसी आएंगी, फास्ट आती हैं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद में किसकी रेट आती है, अपने पास में डबल बॉन्ड वाले की रेट, किसकी, साइक्लोहेक्सेन की जो रेट होंगी वो ज्यादा होंगी। उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन की, उसके बाद में डाई सब्स्टिट्यूटेड में जब दोनों के दोनों आर ग्रुप एक ही सेंटर पे लगे होंगे तब इनकी रेट ज्यादा होती है। उसके बाद में इसमें सिस वाले की रेट ज्यादा होती है। सिस वाले की रेट ज्यादा क्यों होती है, कि जब कभी भी एल्कीन मेटल की तरफ अप्रोच करती है तो उस कंडीशन में एक डायरेक्शन में हिंड्रेंस नहीं होगी, इसलिए इसकी रेट जनरली क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद में नंबर आता है किसका, ट्रांस वाले का। ट्रांस वाले की रेट सिस वाले से भी कम होंगी, और सबसे कम रेट किसकी आ जाएंगी, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड की। तो यहां पे आर 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 लगा ले, और लास्ट जो होगा ये तो मतलब अप्रोक्सीमेटली रिएक्शन दिखाते नहीं है, कुछ इस टाइप वाले तो बहुत ही कम हाइड्रोजनेट होते हैं, आर आर। तो ये आपके पास में क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर होता है जब आप क्या करवाने जाएंगे, हाइड्रोजनेशन करवाने जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, वो क्वेश्चन आप बता देंगे, ठीक है, बताना। एक क्वेश्चन ये है आपके पास में कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन बतानी है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन बतानी है। ठीक है, उसमें एल्कीन कौन सी दे रखी है, एक इथीन दे रखी है, पहली इथीन दे रखी है, दूसरी आपके पास में आर आर ये वाली एल्कीन दे रखी है, तीसरी आपके पास में ये वाली एल्कीन दे रखी है, ये वाली एल्कीन दे रखी है, और चल इन्हीं में कंपैरिजन कर दीजिए कि किसकी रेट ज्यादा होंगी और किसकी रेट कम होंगी जब आप हाइड्रोजनेशन के लिए जाएंगे। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट कर दें। किसकी रेट ज्यादा होंगी, 1 2 3,
सब लोग बताएंगे। तीन एक दो, रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, भूपेंद्र इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट, ओके। पहले वाले की सबसे ज्यादा, फिर तीसरे की, फिर दूसरे की, ओके। और बताएं। डिक्रीजिंग, ओके भूपेंद्र। ठीक है, ओके, मैं बताता हूं भी, ठीक है, देखना एक बार। अगर इन कंडीशंस में अगर बात की जाए तो देखो आपके पास में जो पहला केस है इसमें से ये तो लो रिएक्टिविटी ही इसकी लो होगी, बोलो यार, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, अभी अभी बोला है, तो ये तो सबसे लीस्ट जाना ही जाना है, तो इसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इसलिए इनकी जो रेट होती है वो बहुत ही स्लो होती है हाइड्रोजनेशन की। तो जो आपका कौन सा है, इथीन है, ये तो सबसे लोएस्ट जाने वाला है। अब देखो आपके पास ये वाली एल्कीन है और आपके पास में ये वाली एल्कीन है, ये कौन सी है, नॉरबोरेन वाली एल्कीन है, बोलो यार, नॉरबोरेन, नॉरबोरीन बोल सकते हैं हम लोग इसे, मतलब नॉरबोरेन वाली एल्कीन है। और ये जो एल्कीन का पार्ट होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेन्ड होगा। अगर ये स्ट्रेन्ड होगा तो ये अपना स्ट्रेन रिलीज करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, तो जैसे इसकी हाइड्रोजनेशन होगी स्ट्रेन क्या होगा, कम होगा, और जब स्ट्रेन कम होंगे तो ये रिलैक्सेशन पाना चाहेगा, तो जल्दी से क्या करेगा, हाइड्रोजनेट करेगा। इसलिए जर्नली स्ट्रेन्ड एल्कीन की जो रिएक्शंस होती हैं वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ किससे कम होंगी, किससे ज्यादा होंगी, जो अपने अनस्ट्रेन्ड रही होगी, जो नॉर्मल एसाइक्लिक रही होंगी। इसीलिए देखो यहां पे हम लोगों ने इस स्ट्रेन्ड को पहले रखा है, ये जो होती है वो हाफ चेयर में एग्जिस्ट करती है, इसके अंदर स्ट्रेन होगा, इन तीनों में कोई स्ट्रेन नहीं था, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या आई थी, ज्यादा आई थी। लेकिन अगर मैं ये जो अपनी साइक्लोहेक्सीन है इसके कंपैरिजन में जब मैं नॉरबोरेन की कैटेगरी की बात करूंगा तो ये और भी ज्यादा हिंडर्ड होगी, क्योंकि अब की बार जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 5 मेंबर रिंग में आ रहा है, तो ये ज्यादा स्ट्रेन्ड होगी, तो स्ट्रेन्ड होगी तो ये जनरली क्या करेगी, जल्दी से क्या करना चाहेगा, रिएक्शन करना चाहेगा, स्ट्रेन रिलीज करना चाहेगा। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल सिखा दी, सही जवाब, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी से आप बता देंगे। आपके पास में क्वेश्चन है, ऐसे एक रिंग लगी हुई है कुछ इस टाइप से, इसके ऊपर पहला अरेंजमेंट आपके पास में कुछ ऐसा है, दूसरा अरेंजमेंट आपके पास में कुछ ये वाला है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पहले केस में क्या डाल दिया है, PDCH2 डाल दिया है, सेकंड केस में मैंने डाल दिया है विंकल्सन कैटलिस्ट। विंकल्सन कैटलिस्ट जो लिया मैंने वो 1 इक्विवेलेंट लिया है, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा वाला बॉन्ड हाइड्रोजनेट होगा, इनमें से कौन सा वाला बॉन्ड हाइड्रोजनेट होगा। विंकल्सन सिस, ओके, हाँ बिल्कुल सूर्यांश, देखो बिल्कुल पीडीसी, जब कभी भी पीडीसी आएगा तो कोई सेलेक्टिविटी नहीं रखता है, वो इसको भी रिड्यूस कर देगा, उसको भी रिड्यूस कर देगा, दोनों को ही क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। जब आप विंकल्सन कैटलिस्ट की बात करेंगे तो देखो एक सिस है अपने पास में, बोलो यार, एक सिस है और दूसरा अपने पास में कैसा है, ट्रांस है, तो हमेशा सिस की सेलेक्टिविटीज सबसे पहले आएंगी, उसके बाद में कौन आएगा, ट्रांस आएगा।
तो जर्नली ऊपर वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होंगी। जब कभी भी आप किसके केस में, विंकल्सन के केस में बात करेंगे तो उसके केस में जब एक इक्विवेलेंट लेके चलेंगे तो केवल यही वाला क्या होगा, रिड्यूस होगा, जब कभी भी आप विंकल्सन कैटलिस्ट की बात करेंगे। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सिस वाला क्या आ रहा था, ऊपर आ रहा था। देखो सिस वाला ज्यादा आ रहा है ट्रांस वाले से। ठीक है, ठीक है, चले आगे। ये विंकल्सन की कहानियां थी। विंकल्सन के कुछ कैटलिस्ट लिखता हूं मैं, जो कैटलिस्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला कैटलिस्ट एक तो आप सब लोग जानते ही हैं, अभी तक हम लोग मतलब हाइड्रोजनेशन के कैटलिस्ट लिख रहा हूं मैं। एक तो आप जानते ही हैं, पहला विंकल्सन कैटलिस्ट। इसके अलावा कुछ कैटलिस्ट और लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पहला जो कैटलिस्ट है वो है अपने पास में श्रॉक ऑसबोरॉन। ठीक है, ऑसबोरॉन। ठीक है, अगर श्रॉक ऑसबोरॉन कैटलिस्ट की बात की जाए तो ये होता है, इसके अंदर रोडियम होता है, यहां पे PPH3 होता है, PPH3 होता है, इसके पास में कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आता है। ठीक है, ये होता है पहला कैटलिस्ट। दूसरा होता है अपने पास में क्रैबट्री कैटलिस्ट। ये जो होता है इसमें रोडियम होता है, ये वाला पार्ट एज इट इज होता है आपके पास में। कैटलिस्ट तो ध्यान रखने पड़ेंगे भाई। एक PCY3 था, दूसरा जो था आपका pyridine था। ठीक है, pyridine। और एक होता है अपने पास में मार्क्स कैटलिस्ट। मार्क कैटलिस्ट कैसा होता है, इसके अंदर होता है ल्यूटीशियम होता है, इसके ऊपर कुछ इस टाइप से 5 मेंबर्ड रिंग होती है, CP यूनिट होती है, या इसे हम लोग CP स्टार भी ले सकते हो आप। हाइड्रोजन ल्यूटीशियम, फिर से आएगा ये होता है आपके पास में मार्क्स कैटलिस्ट। सुनिएगा, अगर इन कैटलिस्ट में जब कभी भी आप रिएक्शन करवाने जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन से कैटलिस्ट में की कौन सी एक्टिव फॉर्म है। तो जर्नली जब हम लोग इस वाले की, ये लुटीशियम F ब्लॉक का एलिमेंट है, तो जब इसको हम लोग हीट करते हैं, मतलब इसकी हाइड्रोजनेशन करवाने जाएंगे, इसकी प्रेजेंस में जब हाइड्रोजनेशन करवाने जाएंगे तो ये सिमेट्रिकली ब्रेक होता है। जब ये सिमेट्रिकली ब्रेक होगा तो ल्यूटीशियम आएगा, यहां पे कुछ इस टाइप से रिंग आ जाएगी अपने पास में, और नाम देख लेना भाई। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये क्या होती है अपने पास में, एक्टिव साइट क्या होती है, जनरेट होती है इस कैटलिस्ट में। दूसरा जो कैटलिस्ट होते हैं अपने पास में, जो पीछे वाले थे ऑसबोरॉन कैटलिस्ट था और जो क्रैबट्री कैटलिस्ट था, इन दोनों के केस में जो एक्टिव कैटलिस्ट होती हैं वो कुछ इस टाइप की। जब इसके ऊपर आप डाई हाइड्रोजन गैस पास करेंगे सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो यहां पे पहले ये बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो जाते हैं, और जैसे ये हाइड्रोजनेट हो जाएंगे तो यहां से साइक्लोहेक्सेन जो होगी वो बन के बाहर निकल जाती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड रिंग थी। तो जब ये कनेक्ट होता है तो उस केस में आपके पास में ऑक्टाडाइईन होती है। क्या होती है, ऑक्टाडाइईन होती है, लेकिन वो नॉन कॉन्जुगेटेड होती है। 1 कोमा कौन सी होगी वो, 1 2 3 4 5 1,5 ऑक्टाडाइईन होती है। जैसे आप हाइड्रोजनेशन करवाने जाएंगे तो सबसे पहले इन्हीं बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होता है, और जो आपका एक्टिव कैटलिस्ट जनरेट होता है वो एक्टिव कैटलिस्ट होता है PPH3। यहां पे सॉल्वेंट आएगा। ये जो फॉर्म होती है वो एक्टिव कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन का, मतलब इस कैटलिस्ट का क्या होगी, एक्टिव फॉर्म होगी। देखो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसके ऊपर डाई हाइड्रोजन गैस पास करना, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करवाना। ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाओगे तो हाइड्रोजन आएगा, उस हाइड्रोजन का 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन करवा देना। जैसे ही माइग्रेटरी इंसर्शन करवाओगे तो ये एल्केन में चेंज हो जाएगा। फिर एक हाइड्रोजन और पड़ा हुआ था, उसके साथ में रिडक्टिव एलिमिनेशन करेगा और ये वाला पार्ट हट जाएगा। फिर से डाई हाइड्रोजन आएगा, फिर से हाइड्रोजन इसके ऊपर माइग्रेट करेगा, फिर से क्या करेगा, ये माइग्रेटरी इंसर्शन होने के बाद
फिर से रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कर जाएगा। तो जब दो साइट फ्री होंगी तो दोनों साइट के ऊपर कौन आ जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ जाएगा, और ये आपका एक्टिव कैटलिस्ट होगा। सिमिलरली इस रिएक्शन में भी जब डाई हाइड्रोजन गैस आप पास करेंगे इनिशियली, तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो PCY3 पीरिडीन आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट। ये इसकी क्या होगी, एक्टिव फॉर्म, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है। बोलो क्या ये कहानी समझ में आई? इनकी एक्टिव फॉर्म, हाँ बता रहा हूं, रिएक्टिविटी, हाँ बिल्कुल। जो रिएजेंट होंगे उनकी रिएक्टिविटी का सीरीज अलग होगा, मतलब रिएजेंट कौन सा आप अटैक करवा रहे हैं, और एल्कीन ऐसी रहेंगी, एल्कीन के ऑर्डर सेम रहेंगे। देख लीजिए, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल एल्कीन, जब मैं टर्मिनल एल्कीन को फिक्स कर लेता हूं और उसके बाद में अगर मैं ये चारों कैटलिस्ट यूज करता हूं, विंकल्सन, ऑस्बोरॉन और क्रैबट्री और अपना मार्स कैटलिस्ट, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर आता है उसमें मार्स कैटलिस्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब कभी भी टर्मिनल एल्कीन का डाटा देखेंगे, उसके बाद में नंबर आता है आपका क्रैबट्री का नंबर आता है। एक ही टाइप की एल्कीन ले लेंगे, वो भी टर्मिनल, तो उन कंडीशंस में फिर आपका ऑस्बोरॉन का आता है, ठीक है, ऑस्बोरॉन का आएगा। और जो लीस्ट होगा आपके पास में वो विंकल्सन कैटलिस्ट होगा। विंकल्सन कैटलिस्ट की रिएक्टिविटीज सबसे कम होंगी, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं विंकल्सन कैटलिस्ट, ठीक है। तो जब आप एल्कीन को फिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आप रिएजेंट की रिएक्टिविटी के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं, या उससे पहले आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। क्या हाइड्रोजनेशन सारी की सारी समझ में आई? ये खत्म हो चुकी है, आपको मुबारक हो। बस अपना एक पार्ट बच गया, वो है मेटलोसिन, और उसी में स्पेक्ट्रा बच गया है, ठीक है। तो सारा स्पेक्ट्रा उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या इतनी कहानियां आपको समझ में आई? जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ लेंगे। हाँ, मार्क्स कैटलिस्ट की जो एक्टिव साइट होती है ये सिमेट्रिकली ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो साइट बनती है ये एक्टिव साइट होती है, ठीक है। ठीक है, 20 मिनट के एग्जैक्ट 20 मिनट के ब्रेक के बाद में हम लोग फिर से मिलेंगे अगली क्लास जो अपनी 2 बजे से है, ठीक है भाई। तो फिर से हम लोग सारी कहानियां पूरी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, आज खत्म कर लेंगे उसको। तो आप मिलें 2 बजे, ठीक है। तब तक के लिए इसे आप देख लीजिए एक बार, 20 मिनट में जल्दी से आ जाइएगा। फिर सारा का सारा फेरोसिन एक ही साथ कर लेंगे, सब पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, देख लीजिए एक बार इसको। थैंक यू, मिलते हैं 2 बजे। स्टार्ट हो गया, हैं?